नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मनप्रीत, तनुज, शेखर, शिवानी, अंकिता, तनुज, विकास, अतुल, अवधेश, हर्ष, अमन, लविश, निखिल, प्रदीप, ईशा, मनीषा, ऋषभ, विनोद, विपिन, लोकेश, ज्ञानेश, अतुल, मीना, शैलेंद्र, दिवाकर, ज्योति, नितेश, विक्रांत, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रियाकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपका चैप्टर स्टार्ट कर दिया था राज्यपाल यानी कि गवर्नर। उसके बारे में ही मैंने आपको कल बताया था। उसके बारे में मैंने बताया था कि जिस तरीके से आपके राष्ट्रपति जी संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक और नाममात्र के प्रधान होते हैं, ऐसे ही राज्यपाल, प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पर नॉमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राज्य कार्यपालिका के। अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे और राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे। और टॉपिक में एक बार फिर से नाम लिख देती हूं, राज्यपाल चल रहा है यानी कि गवर्नर। राज्यपाल यानी कि गवर्नर, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। आप इसके साथ फटाफट यहाँ पे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। इसमें आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल 153 से, जिसमें कहा गया है कि क्या कहा गया है, एक राज्य है तो क्या होगा, एक राज्य का या एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, ठीक है। आगे देखिए प्यारे बच्चे, एक मिनट, ठीक है। अब नहीं करेगा, अगर हो रहा है तो ठीक है, मैं कर देती हूं इसको सेट। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम आपसे बात करते हैं आगे, लेकिन इस आर्टिकल में एक अमेंडमेंट किया गया। और कौन सा अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। 7वां संविधान संशोधन हुआ बेटा जी 1956 में, ठीक है। और इस संशोधन के द्वारा कहा गया कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक यानी टू और टू मोर स्टेट्स, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल हो सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एक ही स्टेट का गवर्नर बनेगा, वो एक या एक से अधिक, मतलब 2 का बन सकता है, 3 का बन सकता है। आपका एक व्यक्ति एक साथ 2 राज्यों का, 3 राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है, ठीक है। यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे देखिए, अगर मैं प्यारे बच्चे आपसे आगे बात करती हूं तो यह आर्टिकल 153 था। अब हम देखेंगे आर्टिकल 155, ठीक है। आर्टिकल 155, और इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है राज्यपाल की नियुक्ति, नहीं, लेकिन पहले सॉरी, आर्टिकल 154, आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या है तो देखिएगा, लिखा है राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां, सभी कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, निहित होंगी, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग वह स्वयं, वह स्वयं या अपने
अधीनस्थ अधिकारियों या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, आर्टिकल में केवल क्या चेंज हुआ है? केवल मैम एक आर्टिकल चेंज हुआ है और दूसरा राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आया है। ठीक है, तो आप यहां पे ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और प्यारे बच्चे यहां पर आप बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। यहां क्या लिखेंगे? ऑल स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स, ऑल स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर, vested in governor used by him or by subordinate officers, और by subordinate officers। अब जल्दी से मुझे बताओ कि यहां पर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स का सेंस किससे है? यहां पर अधीनस्थ अधिकारियों का जो सेंस है इस आर्टिकल में वो किससे है? जल्दी से मुझे बताइए फटाफट। ठीक है, आप जल्दी से मुझे यहां पर इस चीज को बताएंगे। तो आप कहोगे कि मैम जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स का सेंस है यहां पर वो किससे होगा? ये आपसे मेरा प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल के पास में जितनी भी स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो सारी होती हैं। बहुत बढ़िया मैम, मंत्री परिषद से। किससे हैं? यहां पे कौन सी मंत्री परिषद होगी? यहां पे राज्य मंत्री परिषद। वहां पे संघीय मंत्री परिषद थी, यहां राज्य मंत्री परिषद जिसे हम कहते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन ध्यान रखना कि इस आर्टिकल में राज्य मंत्री परिषद जैसा कोई शब्द नहीं है। इस आर्टिकल में राज्य मंत्री परिषद की जगह पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का यूज किया गया है। तो मंत्री परिषद, और इसका हेड कौन होता है? मैम हेड होते हैं सीएम। तो आपकी जितनी भी राज्य की कार्यपालिका शक्तियां हैं सब राज्यपाल के पास हैं, लेकिन जैसे राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से नहीं करते बल्कि मंत्री परिषद की सलाह से करते हैं, ऐसे ही राज्यपाल का भी सीन है। ठीक है, ऐसे ही राज्यपाल को भी करना होता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 155। आर्टिकल 155 जिसमें दे रखा है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो यहां पे आपको एक डिफरेंस और पता चला कि अगर हम बात करें तो आपको यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपके यहां पर बहुत एक अच्छी सी बात यह है कि जैसे राष्ट्रपति हैं तो उनमें और राज्यपाल में अगर डिफरेंस करना है तो राज्यपाल अपॉइंट होते हैं और राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। बच्चों ने आंसर किया है कि मैम बाय द प्रेसिडेंट। बाय द प्रेसिडेंट होती तो प्रेसिडेंट के द्वारा है, बट आफ्टर कंसल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा लेकिन केंद्र सरकार से परामर्श के बाद। यानी बेटा गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करवाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नाम इनको देगी उसी को ये राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि आपके प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से बहुत ही कम काम करते हैं।
तो ये डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, गवर्नर का कोई इलेक्शन नहीं होता है, इनकी अपॉइंटमेंट होती है। इनका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति जी उसी व्यक्ति को, प्यारे बच्चे, क्या कर देते हैं, तो आप कहोगे मैम राष्ट्रपति जी उसी व्यक्ति को राज्यपाल अपॉइंट करते हैं जिसका नाम आपके राष्ट्रपति जी को दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। आर्टिकल 156 में क्या है, तो बेटा जी इनका कार्यकाल, राज्यपाल का टेन्योर है। आर्टिकल 156, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आर्टिकल 156 में इनका जो कार्यकाल है, सिंपल अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यहां पे लिखेंगे कि आर्टिकल 156 में हम बात करते हैं तो इनका टेन्योर 5 इयर्स दिया गया है, 5 वर्ष। किस दिन से, तो मैम पद ग्रहण के दिन से, पद ग्रहण के दिन से। होल्ड द ऑफिस, जिस दिन ये अपना पद ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर 5 इयर्स इनका टेन्योर होता है, 5 वर्ष। लेकिन बेटा अब मैं आपको एक लाइन और यहां लिखवाने जा रही हूं। ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। इसका मतलब अब आप लोग बताएंगे मुझे क्या होता है, यानी लिखिएगा होल्ड द ऑफिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद ग्रहण करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यानी मैम हम ये कह सकते हैं कि जब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं तो राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार के परामर्श से, लेकिन केंद्र सरकार के परामर्श से, लेकिन केंद्र सरकार के परामर्श से, ठीक है। यानी लिखेंगे रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट but after consult of सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार ही इनको हटवाती है और केंद्र सरकार ही इनको नियुक्त करवाती है। इनके लिए कोई इंपीचमेंट नहीं होता है, कोई इंपीचमेंट नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, क्या राज्यपाल 5 वर्ष के पश्चात आफ्टर 5 इयर्स, क्या राज्यपाल 5 वर्ष के पश्चात पद पर रह सकते हैं? यस या नो, आंसर कीजिए। अब तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। नहीं स्वाति, अपनी मर्जी से नहीं हटाते, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कहेगी तब ये हटाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, यस, हाँ, यस, जब तक उनका उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर या नया राज्यपाल
कुछ भी आप कह सकते हो। पद ग्रहण नहीं करता। पद ग्रहण मतलब होल्ड द ऑफिस। पद ग्रहण नहीं करता तब तक पुराने राज्यपाल ही अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अब बात आती है कि मैम ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, रेजिग्नेशन किसको देंगे बताओ? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देते हैं। प्रेसिडेंट को ये कभी भी अपना त्यागपत्र देकर अपने पद को छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक सारी चीजें आपको पता ही हैं। आगे बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी योग्यताएं। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? आर्टिकल 157, क्वालिफिकेशंस। योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए? तो बेटा आपको ये तो पता ही है कि एक तो कंपलसरी होती है, फर्स्ट भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया। और आपको ध्यान रखना है कि कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज भी कर देता है आपको, और पता है कैसे करता है कंफ्यूज? लिख देगा जन्म से भारत का नागरिक हो, यानी बाय बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका जन्म भारत में होगा वही व्यक्ति बनेगा, नहीं। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, मैंने आपको 5 तरीके से सिटीजनशिप बताई है कि एक्वायर की जा सकती है, मतलब प्राप्त की जा सकती है, तो 5 में से किसी भी तरीके से नागरिक बना हो, बस नागरिकता होनी चाहिए। यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि यहां पर ही पैदा हुआ हो, यह किसी के लिए जरूरी नहीं है, न राज्यपाल के लिए, न राष्ट्रपति के लिए, न आपके जजेस के लिए। केवल सिटीजनशिप मांगी जाती है बेटा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड लिखिएगा, न्यूनतम आयु, मिनिमम एज। मिनिमम एज लिखिएगा 35 ईयर्स। मैक्सिमम बेटा जी नो लिमिट, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान आपके संविधान में नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बाकी क्वालिफिकेशंस भी आपको पता है कि मैम पागल ना हो, दिवालिया ना हो, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लिखिएगा डू नॉट अनसाउंड माइंड, डू नॉट इंसॉल्वेंट, और नेक्स्ट लिखिएगा बच्चा, डू नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर।
ये सबके लिए होता है, ठीक है, ये सबके लिए होता है। बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं दिवालिया क्या होता है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि मैं 10 बार बता चुकी हूं। नेहा, अवदेश और विकास। और अगर आप मेरे सामने होते तो आज मैं आपको पनिशमेंट देती। किस लिए? क्योंकि आप लोग जो है रेगुलर क्लासेस नहीं करते हो, और ये बहुत गलत बात है। और फिर टीचर को बार बार वही बातें बताने के लिए फोर्स करते हो जो वो कई बार बता चुका है क्लास में। आपकी ड्यूटी है बेटा, अगर कुछ ड्यूटी मेरी है तो कुछ ड्यूटी आपकी भी है। ऐसा नहीं कि सारी ड्यूटी टीचर्स की है, आपकी कोई ड्यूटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आज इस प्रश्न का उत्तर क्लास में नहीं दूंगी, क्योंकि आप फिर जाकर खुद ढूंढोगे कि मैम ने क्या बताया हुआ है। इससे पहले मैं कितनी बार बता चुकी हूं, और हर क्लास में यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पे इसको समझाती हूं मैं। संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैम एमपी नहीं होना चाहिए, एमएलए नहीं होना चाहिए, एमएलसी नहीं होना चाहिए। ये साफ साफ कहा गया है इसमें, ठीक है, ये साफ साफ कहा गया है कि ये इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और बेटा जी, इसका एक अलग आर्टिकल है, आर्टिकल 158 में ये बात कही गई है। मेंशन कर देना आर्टिकल, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि अगर हो तो, अगर एमपी या एमएलए या एमएलसी हो तो क्या होगा? तो क्या ऐसा व्यक्ति जो एमपी है, एमएलए है, एमएलसी है, आपका राज्यपाल नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा मैम। एक ऑप्शन है यहां पर कि कोई भी व्यक्ति जो एमपी, एमएलए या एमएलसी है और वो राज्यपाल अपॉइंट होता है, तो क्या होगा? लिखना, जिस दिन राज्यपाल का पद वह व्यक्ति ग्रहण करेगा जो या तो एमपी था, एमएलए था या एमएलसी था, उस दिन से उस सदन में जिसका वह सदस्य था, उसका पद रिक्त यानी वैकेंट, उसका पद रिक्त माना जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति मैम एक समय पर एक ही पद पर रह सकता है, तो उस पद से या तो ये खुद से रिजाइन दे दे, नहीं तो ये खुद प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि खुद आपका कब खाली होगा? जब ये उस पद पर बैठ जाएगा, ठीक है। बल्कि पद ग्रहण के दिन से क्या, जिस दिन राज्यपाल पद पर उसकी नियुक्ति होती है, ऐसे लिख लेना, जिस दिन राज्यपाल पद पर उसकी नियुक्ति हो, और अगर वो एमपी, एमएलए या एमएलसी था तो उस दिन से उस सदन में जिसका वह सदस्य था उसका पद रिक्त हो जाएगा। एमपी होगा तो एमपी की पोस्ट खाली, एमएलए होगा तो एमएलए की पोस्ट खाली, और एमएलसी होगा तो एमएलसी की पोस्ट भी खाली, ठीक है। अब आ जाते हैं हाँ, 5th वाले पॉइंट का आर्टिकल 158 बेटा लिखा हुआ तो है सामने, 5th वाले पॉइंट का है, बस ये 5th वाले पॉइंट का। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कि राज्यपाल का वेतन। सैलरी ऑफ गवर्नर
राज्यपाल का वेतन कितना होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपीस प्रति माह, यानी पर मंथ, पर मंथ इसका वेतन होता है 3.5 लाख रुपए। कहां से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार के लिए काम करता है, और जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं, यानी केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, उनको भारत की संचित निधि से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राज्य की संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब मैम हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है मैम हमारा कि जैसे आपने बताया, देखना क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति एक या अधिक, ऐसे लिखना, एक या एक से अधिक, एक का तो मैंने बता दिया, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा, राज्यों का राज्यपाल होगा, तब उसका वेतन कितना होगा? तब मैम उसकी सैलरी कितनी होगी? क्या उसे 7 लाख रुपए मिलेंगे? जी नहीं, उसे 7 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। इस कंडीशन में भी बेटा क्या होगा? इस कंडीशन में भी वेतन या सैलरी 3.5 लाख रुपए ही मिलेगी, इतनी ही मिलेगी बेटा। लेकिन फिर क्या होगा मैम? कौन राज्य, जैसे मान लीजिए 2 राज्य हैं, एक है ए, एक है बी, ये 2 स्टेट हैं, और 2 स्टेट का एक ही गवर्नर है, तो पता है इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में इन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा वेतन का अनुपात को कहते हैं रेशो, अनुपात में बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा किया जाएगा। बंटवारा मतलब डिवीजन, बंटवारा किया जाएगा। कैसे मैम? जैसे ये कहा जा सकता है कि जो ए स्टेट है ये देगा 60:40, यहां पे ए और बी का हो सकता है, या हो सकता है कि ए और बी का हो जाए 50-50 कर दें, या हो सकता है 70-30 कर दें। तो रेशो डिसाइड हो जाता है, और रेशो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। अब वो कितना करेगा ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, वो कितना करेगा ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो वेतन का निर्धारण कौन करता है? आप कहोगे मैम वेतन का निर्धारण करने वाले कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। वो क्या करते हैं? वेतन का अनुपात में बंटवारा कर देते हैं, दोनों राज्यों के बीच में एक रेशो डिसाइड कर देते हैं। रेशो कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कितना होगा, वो प्रेसिडेंट की मर्जी होती है। तो आप लिख सकते हैं रेशो डिवाइडेड बाय द प्रेसिडेंट बिटवीन 2 स्टेट्स।
ठीक है, अधिकतम नहीं लिखा है सात्विक कि अधिकतम कितने राज्यों का बन सकता है। लिखा होता तो मैं आपको बिल्कुल लिखवाती। ठीक है, आगे बेटा अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 159। इसमें दी है राज्यपाल की शपथ। चलो बताओ कौन दिलवाता है राज्यपाल को शपथ? ओथ द गवर्न, ओथ ऑफ द गवर्नर, ओथ ऑफ द गवर्नर। लिखिएगा, गवर्नर टेक द ओथ फ्रंट ऑफ, बताओ क्या लिखूं, किसके सामने? फ्रंट ऑफ, वेरी गुड, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। शाबाश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। शाबाश बच्चों। लिखिएगा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। खत्म, है ना? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब आते हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, पावर्स ऑफ गवर्नर, पावर्स ऑफ गवर्नर, पावर्स ऑफ गवर्नर जैसे कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स यानी कि वित्तीय शक्तियां, ठीक है। जुडिशरी पावर्स यानी कि न्यायिक शक्तियां, जुडिशरी पावर्स, ठीक है। इसके पास में सैन्य शक्ति नहीं होती, जिन्हें हम कहते हैं मिलिट्री पावर्स। लिख देती हूं मैं ब्रैकेट में, मिलिट्री, ये इसके पास में नहीं होती। राजनीतिक शक्तियां या कूटनीतिक शक्तियां, राजनीतिक या कूटनीतिक, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमैटिक, डिप्लोमैटिक पावर्स नहीं होती। इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां, क्योंकि बच्चा पूछने लगता है कि ये होती हैं कि नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। इसके पास में ये शक्तियां केवल किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ये इसके पास में कौन कौन सी होती हैं? कार्यपालिका शक्तियां होती हैं मैम, विधायी शक्तियां होती हैं, न्यायिक शक्तियां होती हैं, है ना। और एक और लिख लेना, हाँ, राष्ट्रपति के पास एक और पावर्स होती हैं, वीटो पावर्स, जिन्हें हम कहते हैं वीटो पावर्स, वीटो शक्तियां, ये इसके पास नहीं होती हैं, ये भी नहीं होती हैं इसके पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप लिखेंगे पहली हेडिंग, कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो सबसे पहला तो बेटा जो आर्टिकल मैं आपको लिखवा चुकी हूं
आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्षमादान शक्तियां होती है ना, जुडिशियरी पावर्स में ही आएंगी दुष्यंत। क्षमादान शक्तियां आपकी जुडिशियल पावर्स में आएंगी, वो होती हैं गवर्नर के पास भी। आगे उसके बाद में प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो चलो आगे चले। सेम होती हैं, जैसे आर्टिकल 154 में इनकी कार्यपालिका शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्तियां में आपको केवल इसके लिए याद रखना है आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1। फिर लिखो विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स। सबसे पहले इसमें लिखो बेटा जी आर्टिकल 168। इसका मतलब क्या है? इसमें है मैम विधानमंडल का गठन, विधानमंडल का गठन, फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेचर, फॉर्म्ड ऑफ लेजिस्लेचर। और यहां पे लेजिस्लेचर का या विधानमंडल का सेंस किससे होता है? विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी मैम लेजिस्लेटिव काउंसिल, और लिखना जहां इसका अस्तित्व है, जहां इसका अस्तित्व है। मैंने आपको बताया था कि ये 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में नहीं है। ठीक है, और बेटा जी आपका यहां पर राज्यपाल यानी गवर्नर। तो गवर्नर किसका पार्ट होते हैं? विधानमंडल। जैसे संसद का पार्ट कौन होता है? संसद का पार्ट कौन होता है? तो मैम संसद का पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट। इसी तरीके से विधानमंडल का काम क्या होता है? जैसे संसद का काम केंद्र के लिए कानून बनाना है, तो विधानमंडल का काम स्टेट गवर्नमेंट के लिए कानून बनाना है। तो जब ये इसका पार्ट होंगे, जैसे आपके सेंटर में कोई भी लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करते हैं, ऐसे ही गवर्नर जब यहां पर सिग्नेचर करते हैं तब जाकर लॉ बनता है। तो जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, ऐसे ही गवर्नर लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। यानी गवर्नर की कानून बनाने में शक्ति होती है, और क्योंकि ये लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं प्यारे बच्चे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैम ये भी आपका आर्टिकल 168 भी इनकी एक लेजिस्लेटिव पावर होता है। आगे चलिए आर्टिकल 174। आर्टिकल 174, इसमें क्या कहा गया है? इसमें प्यारे बच्चे बात की गई है, लिखिएगा, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं और सत्रावसान भी कर सकते हैं, और सत्रावसान भी
कर सकते हैं, और 17 भी कर सकते हैं। लिखिएगा इंग्लिश में, गवर्नर कॉल्ड द सेशन, गवर्नर कॉल्ड द सेशन of both house of legislature and the session of both house of legislature, यानी ये अधिवेशन बुला भी सकते हैं और अधिवेशन का अंत भी कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति संसद का बुलाते हैं, ऐसे ही ये विधानमंडल का बुलाते हैं। और सेशंस क्या होते हैं? जिसके अंदर बैठकें होती हैं। ठीक है। और बुलाने के लिए बेटा जी एक वर्ड और यूज होता है, आहूत कर सकते हैं, आहूत कर सकते हैं। आहूत भी बुलाना होता है, और सत्रवसान का मतलब होता है अंत करना। तो ये काम कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, बताओ एक वर्ष में अधिकतम अधिवेशन कितने आने चाहिए? अधिवेशन, मैक्सिमम सेशन इन 1 ईयर, एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने चाहिए, है ना? और एक वर्ष में कितने अधिवेशन होने चाहिए? और 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अंतराल मैक्सिमम गैप ऑफ 2 सेशंस। आपको दोनों का आंसर पता है, वेरी गुड। मैम 2 बुलाना कंपलसरी होता है 1 साल में, और मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का होता है। और सारे बच्चों को यह आंसर पता है। मैंने आपको बोला था ना कि प्रेसिडेंट पढ़ लोगे तो राज्यपाल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब लिखिएगा 174। आर्टिकल 174, राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व्ड बाय द गवर्नर, जैसे लोकसभा राष्ट्रपति भंग करते हैं, ऐसे ही प्यारे बच्चे आपकी विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि भंग तो ये करते हैं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि यहां पर किसके कहने पर भंग करेंगे? एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, बेटा कंफ्यूजन दूर करो। एक वर्ष में अधिकतम अधिवेशन अनिवार्य जो होते हैं, कंपलसरी, कि इतने बुलाने हैं। क्वेश्चन का अर्थ बेटा ये है, ये नहीं बोला कि एक साल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं।
अधिकतम 2 अधिवेशन बुलाना अनिवार्य होता है, मैक्सिमम 2। या आप इसकी जगह एक और कर सकते हो, 1 वर्ष में मैक्सिमम की जगह कर लो न्यूनतम, तो फिर ये वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, इसको करेक्शन कर लेना थोड़ा सा। 1 वर्ष में न्यूनतम अधिवेशन, मिनिमम सेशन, ये ठीक कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। अब कंफ्यूजन नहीं होगी। किसके कहने पर? बताओ जल्दी से। सीएम के परामर्श पर। वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं मैम? सीएम के परामर्श पर। जब सीएम इनको ऐसा करने के लिए कहेंगे तब वो ऐसा कर सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है, वहां पे न्यूनतम अधिवेशन कर लेना। ठीक है, मिनिमम लिख देना वहां पर, मैंने मैक्सिमम लिख दिया, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया था। आगे आइए, नेक्स्ट आर्टिकल 174 एक मिनट, मैंने 174 2 बार लिख दिया है, यहां 175 आएगा। 175 लिख 4 दिया है, यहां 5। ठीक है, आइए आर्टिकल 176। इसमें क्या है? 176 में इसमें कहा गया है, लिखेगा, राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण यानी स्पेशल स्पीच, विशेष अभिभाषण कर सकता है। इसका क्या मतलब होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके प्रेसिडेंट स्पेशल स्पीच देते हैं। कब देते हैं? एक तो मैम एवरी न्यू ईयर पर, मतलब प्रत्येक वर्ष जब नया साल आता है और उसमें विधानसभा की या विधान परिषद की बैठक होती है तो उस समय पर, और एक मैम जब नई विधानसभा बनती है और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जब नई विधानसभा बनती है तो उसके बाद जब उसकी पहली बैठक होती है तब। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 176 में क्या है कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण कर सकते हैं। और ये विशेष अभिभाषण या ये जो स्पेशल स्पीच होती है, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो किसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है? तो प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट, प्रिपेयर्ड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, जो राज्य में कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके द्वारा। एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या ये राज्यसभा को भी भंग कर सकते हैं? जी नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, उसको कोई भंग नहीं कर सकता है। अब लिखिएगा बेटा, अच्छा सदन रह गया यहां पे वर्ड, सदनों में। नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 213, राज्यपाल द्वारा या फिर लिखना अध्यादेश, केवल लिख लो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अब मैंने आपको बताया था कि अध्यादेश क्या होता है, तो मैम संसद के कानून की तरह होता है।
आगे चलें, 1 मिनट बेटा। अच्छा ओके, 1 मिनट, आर्टिकल ठीक करना जरा। यहां पर भी 174 मैंने पहले ठीक लिखा था, फिर 175, इसको ठीक कर लेना, ठीक कर लेना इसको जरा एक बार। यहां 174 ये पूरा है, यहां से शुरू होकर यहां तक है, और ये 175। फिर 213 अध्यादेश लिखना, विधानमंडल के कानून की तरह होता है, कानून की तरह होता है। लिखिएगा, इट्स लाइक a law of legislature, इट्स लाइक अ लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, विधानमंडल के कानून की तरह होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, स्टैटिक जीके की क्लास है, ठीक है। अब यहां तक आपका हो गया है। एक बार मैं एक आर्टिकल चेक कर लूं, ये आर्टिकल बहुत कंफ्यूजन बेटा। 174 मैंने यहां बताया, देखो आपको ध्यान से सुनो। 174 में सेशंस को बुलाते हैं, ठीक है, सेशंस को बुलाते हैं। सेशंस कितने होने चाहिए, सेशन का मैक्सिमम ड्यूरेशन, और भंग या विघटित कर सकते हैं, ये भी 174 में ही है। और जो विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण, रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है आर्टिकल्स में। तो यहां पर विशेष अभिभाषण विघटित या भंग तो 174 में ही है, कर सकते हैं इसको। ये 176, कंफ्यूजन हो गई आज बहुत ज्यादा। 176 खत्म आपका, यहां तक रखते हैं आज 176। ठीक है, अब एक बार जरा क्विक रिवीजन ले लो फटाफट से कि मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है तुम्हें। चलो देखो, राज्यपाल, आर्टिकल 153 में कहा गया है मैक्सिमम 3, बेटा जी मैक्सिमम आपके 3 होते हैं। देखो ध्यान से, स्टैटिक जीके की क्लास है आज। 1 मिनट रुको, मैं चेक करती हूं, अगर नहीं होगी बेटा तो फिर मैं पढ़ाऊंगी। 1 मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक जाइए, चेक कर लेती हूं मैं। है स्टैटिक जीके की क्लास है, टाइम हो गया। देखो 153 में एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, और 156 में कार्यकाल, 157 में क्वालिफिकेशंस। ठीक है, उसके बाद में आपका बेटा 176 ही होगा, वो ठीक लिखवाया है मैंने, और बाकी एक बार मैं चेक कर लूंगी और। ठीक है, उसके बाद में क्वालिफिकेशंस के बाद गवर्नर, आपका सैलरी कितनी होती है ये बताया है। उसके बाद में आपका गवर्नर अगर एक ही व्यक्ति होता है तो आपको ध्यान रखना है कि रवि बेटा चेक कर लेना एक बार, मैं भी चेक कर लूंगी, लेकिन वो 176 ही है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होगा तो वेतन कितना होगा। फिर राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं आपके जो हैं आर्टिकल 159 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ आपके हाई कोर्ट। राज्यपाल की शक्तियां, जिसमें कार्यपालिका में केवल आर्टिकल 154 को याद रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, विधायी शक्तियां, विधानमंडल का गठन, राज्यपाल दोनों सदनों की बैठकों को मतलब सेशंस बुला सकते हैं।
और सत्रावसान भी कर सकते हैं। एक वर्ष में न्यूनतम अधिवेशन कितने बुलाने कंपलसरी हैं? दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का। राज्यपाल विधानसभा को भंग या विघटित कर सकते हैं और राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण। अब ये वाला जो है विशेष अभिभाषण, इसमें कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं अभी आपको आर्टिकल 176 ही लिखवा रही हूं, बाकी मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगी, बाकी मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको कल बता दूंगी, ठीक है? इसी में कंफ्यूजन है, तो आप मेरी तरफ से 176 ही है अभी, बाकी मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है? मैक्सिमम सेशंस कितने होंगे इसके बारे में मैं कल लिखवा दूंगी, कौन कौन से सेशंस होते हैं और आपके मैक्सिमम का नाम क्या क्या होता है और कब से कब तक होते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।